नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चित्रकला की जिसे मिथिला की औरतों ने शुरू किया था। मिथिला की औरतें मतलब बिहार का गौरव। बिहार का गौरव है आज मधुबनी पेंटिंग के नाम से, जो आज पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। अगर आप कभी बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोगों ने 10,000 स्क्वायर फीट में किस तरीके से श्रमदान करके मधुबनी पेंटिंग्स बनाई हैं, जो कि पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ ये भी बताती हैं कि हमारे देश के लोग अपनी कला को लेकर के कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कला समीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता जी से मधुबनी पेंटिंग के जन्म, विकास और किस प्रकार उसने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है, इस पर एक लंबी बातचीत। नमस्कार। आज कला समीक्षा के क्रम में एक बहुत ही चर्चित कला, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ मिथिला लोक चित्रकला के बारे में बात करेंगे। मिथिला लोक चित्रकला पूर्ण रूप से वैदिक काल से प्रभावित चित्रकला है। हमारे पुराणों से प्रभावित लोक चित्रकला अगर हम कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम मानते हैं कि भारतीय चित्रकला का मुख्य अंग भारतीय लोक कला को ही माना जाता है। लोक कला से ही आज का भारतीय आधुनिक चित्रकला निकल के बाहर आया है और कहीं कहीं तो आधुनिक भारतीय चित्रकारों या समकालीन चित्रकारों पर लोक कला का सीधा सीधा प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें कि मुख्य रूप से आज हम यामिनी राय को, सरोज गोगीपाल को ले लें, या इस तरह के तमाम कलाकार आपको मिलेंगे जो लोक कला से प्रभावित हैं। लेकिन हम बात करते हैं मधुबनी लोक चित्रकला की, तो मधुबनी लोक चित्रकला का नाम मधुबनी लोक चित्रकला क्यों पड़ा? वैसे तो यह पूरे परिक्षेत्र मधुबनी ही नहीं, पूरा मिथिलांचल, जिसमें कि कई जिले आते हैं बिहार के और कुछ क्षेत्र हमारा नेपाल का भी उसमें आता है, वह पूरा मिथिला लोक चित्रकला का गढ़ है। लेकिन मधुबनी लोक चित्रकला के नाम से वह प्रचलित हुआ और आज देश विदेश में लोग मधुबनी चित्रकला के नाम से जानते हैं। इसका कारण यह हुआ कि तत्कालीन बिहार के सांसद रहे ललित नारायण मिश्र जी, जिन्होंने मधुबनी में एक आर्ट का सेंटर स्थापित करवाया और उस पूरे परिक्षेत्र से, उस पूरे क्षेत्र से कलाकारों के द्वारा रचित चित्रकृतियों को इकट्ठा किया जाता था और वहां से देश विदेश के लिए भेजा जाता था। और बाहर के क्षेत्रों में, बाहर के राज्यों में या बाहर के देशों में लोग मधुबनी के नाम से उसको जानने लगे, मधुबनी कला के नाम से जानने लगे और धीरे धीरे वह जो है मधुबनी लोक चित्रकला के नाम से विख्यात हो गया। जबकि मूल रूप से यह देखा जाए तो वह मिथिला की लोक चित्रकला है। तो मिथिलांचल को ले लें कि मिथिलांचल कहाँ तक है, तो हम बेगूसराय से शुरू कर लें, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, मानसी, पूर्णिया और मधुबनी। इधर नेपाल में चले जाएं तो धरांग, मोरंग, रूपतारी, विराटनगर, जनकपुर इत्यादि, यह पूरा क्षेत्र मिथिलांचल कहलाता है। और इस पूरे क्षेत्र में मिथिला लोक चित्रकला का निर्माण महिलाएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं और यह पूर्ण रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक रंगों, प्राकृतिक सामग्रियों के प्रयोग से तैयार होता है। लेकिन आज के समय में अगर देखें तो इसमें भी आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है, असर हुआ है, क्योंकि अब जो रंगों का प्रयोग हो रहा है वो सिंथेटिक रंगों का प्रयोग कलाकार कर रहे हैं, क्योंकि रंग बनाने की विधियां प्रकृति से इतनी जटिल हैं कि लोग जो है अब उतना करने का प्रयास नहीं करते हैं। अब जो है सीधे मार्केट से रंग को खरीदते हैं और अपना चित्रण कार्य करने लगते हैं। तो इसमें रंग बनाने की विधियां इस तरह की थी कि मुख्य रूप से इसमें काले रंग का प्रयोग होता है, जो कि आउटलाइन के रूप में रेखा बनाई जाती है और फिर उसमें रंगों को भरा जाता है। तो काले रंग का इस तरह से निर्माण करते थे वो लोग, जो हमारे दिया या घरों में कालिख जो बनता था, दीपक
के रोशनी या उसके नीचे जो कोई चीज लालटेन वगैरह से, तो वह कालिख को गोबर में मिला करके मिक्स करके रख दिया जाता था। और कुछ देर के बाद 2-4 घंटे के बाद जब वो पूरी तरह उसमें भीग जाता था तो फिर उसको कपड़े में रख करके और उसको गारा जाता था, दबाया जाता था, निचोड़ा जाता था। और उसमें से जब वो रस निकलता था तो वो बिल्कुल वाटरप्रूफ और एकदम पक्का रंग काला तैयार होता था, जिससे कि उसका चित्रण किया जाता था। और एक तरीका था, केले के पेड़ को जब काटने के बाद एक पानी निकलता है, एक रस निकलता है, जिसमें कि रंगों को घोल करके चित्रण कार्य के लिए प्रयोग करते थे। तो उस तरह से अगर हम देखें तो चित्रण कार्य के लिए प्रयोग होने वाले जो रंग तैयार हुए वो बिल्कुल पक्के होते थे। क्योंकि केले का दाग आप देखेंगे तो कपड़े पे लग जाने के बाद वो छूटता नहीं है, कपड़ा भले फट जाए। और वही हाल गोबर का होता है। गोबर का दाग अगर लग गया कपड़े पे तो कपड़ा खराब जरूर हो जाता है, वो दाग छूटता नहीं है। इस तरह से ये हम मान लेते हैं कि वाटर प्रूफ रंगों का किस तरह से प्रकृति के द्वारा हम तैयारी कर लेते थे और उसका प्रयोग हम अपने पेंटिंग में करते थे। हम देखेंगे कि मिथिला लोक चित्रकला में अरिपन, चौकपूर्णा, ये लोक भूमि चित्रण, भूमि सजाने की एक कला है और ये आज से नहीं, रामायण काल से चली आ रही है। ऐसा साहित्यों में मिलता है कि रामायण काल में जब प्रभु श्री राम जी की बारात अयोध्या से जनकपुर के लिए चली थी, तो जनकपुर के राज्य में प्रवेश करने के पहले जनक जी को सूचना दी गई कि बारात भाई आपके राज्य में आ रही है। तो जनक जी ने तमाम ऐसे लोक महिला कलाकारों का एक जत्था वहां लगाया था उनकी सेवा के लिए कि जिस रास्ते से बारात आनी थी उस पूरे रास्ते पे चौकपूर्णा का कार्य करते हुए महिलाएं चलती थीं और पीछे से बारात जो है उस पे आ रही है। तो इस तरह का मिलता है उदाहरण। एक उदाहरण और भी मिलता है, जनक जी के महल में जब रामचंद्र जी की शादी की बात शुरू हुई तो बारात की तैयारियां चल रही थीं उधर अयोध्या में और इधर बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं जनकपुर में। तो राजा जनक ने अपने पूरे राज्य के उन तमाम कलाकारों को निमंत्रित कर दिया कि जिसको जिस विधा में महारत हासिल हो वह राजभवन आ जाए और वह अपनी कला से राजभवन को सजाने का पूरा कार्य करे। और इस तरह से तमाम कलाकार वहां जुटते हैं और नक्काशी का कार्य, लकड़ी पे कार्विंग का कार्य, जड़ाई का कार्य, जिसको कि आज हम इनले या इनग्रेविंग कहते हैं, विशेष रूप से इनले के रूप में शब्दों का प्रयोग होता है, और वुड कार्विंग का काम, ये तो पौराणिक काल से चला आ रहा है। लेकिन मिथिला लोक चित्रकला में जो विशेष रूप से 3 भौलियां रही हैं, एक हरिजन भौली, कायस्थ भौली और ब्राह्मण भौली। क्योंकि कायस्थ भौली जो है तांत्रिक चित्रों को लेकर के विशेष रूप से चित्रों को बनाया, जिसमें देवी दुर्गा का तांत्रिक रूप, महालक्ष्मी, महासरस्वती, छिन्नमस्ता। अब हरिजन भौली का देख लें तो विशेष रूप से ये लोग राजा सलहेश को लेकर के चित्रित किए हैं, इन्होंने चित्रण का कार्य किया है। और ब्राह्मण भौली को देखें तो यह राजा रामचंद्र जी के कहानियों को लेकर के मिथिला चित्रकला का निर्माण करते रहे हैं। इस तरह से हमारी जो मिथिला लोक चित्रकला है पूर्ण रूप से पौराणिक लोक कला मानी जाती है, पुराणों पे आधारित है। हम देखेंगे कि इस क्षेत्र के एक मिट्टी की प्रभाव है। इस क्षेत्र में जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनमें एक अद्भुत सृजन की शक्ति होती है। वो चाहे मिट्टी से दीवारों पे बनाने का कार्य हो, चाहे दीवारों पे रंग से चित्रण का कार्य हो, चाहे कपड़े पे बनाने का कार्य हो, मतलब उनके अंदर कला का कोई ना कोई जो है असर होता ही है। उस क्षेत्र में जब आप भ्रमण करेंगे, देखेंगे तो तमाम ऐसे घर मिलेंगे जिसमें मिट्टी के सुंदर सुंदर रिलीफ चित्र बनाए हुए हैं, और आश्चर्य होगा आपको देख करके कि कितना सुंदर इन्होंने बनाया, जिनका कि न कोई स्कूल में शिक्षा दीक्षा है, न कहीं से इन्होंने ट्रेनिंग लिया है। तो ये क्या है,
ये निश्चित तौर पे उस परिक्षेत्र का, उस मिट्टी का, उस जलवायु का असर है। ऐसा कार्य करने की क्षमता उन लोगों में है। मिथिला लोक चित्रकला में महिलाओं का योगदान बहुत विशेष रूप से है। अगर मिथिला लोक चित्रकला आज जीवित है तो महिलाओं की वजह से है, जिसमें कि वहाँ के कई ऐसी कलाकार पद्मश्री से सम्मानित हुई हैं। कई ऐसे महिला कलाकार पुरस्कृत हुए, जिसमें से गंगा देवी, यमुना देवी, गोदावरी दत्त, तमाम ऐसे कलाकार मिलेंगे जो जितवारपुर की रहने वाली हैं। जितवारपुर एक मधुबनी का एक छोटा सा गांव है जहां इस कला का पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाई देता है। घर घर में यह रचा जाता है। तो वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण, जैन, बौद्ध साहित्यों में तथा नाट्य शास्त्र, कामसूत्र, चित्रसूत्र आदि ग्रंथों का छाप हमको मिथिला लोक चित्रकला में देखने को मिलता है। क्योंकि मिथिला लोक चित्रकला में जो विषय है वो जीवन के हर पहलुओं को छूते हुए है। अब हम देख लें कि मिथिला लोक चित्रकला में कोहबर का रचना, कोहबर का चित्रण इतना बढ़िया किया जाता है, उसमें हर एक चीज को बनाने का प्रयास किया जाता है। इस पूरे प्रकृति में जो चीजें हैं उनको सबको सम्मान दिया जाता है, उन सब से बचने की, किसके साथ जुड़ने की और किसकी सुरक्षा करनी है, ये सब चीजें उन चित्रों के माध्यम से उस वर कन्या को बताया जाता है। कोहबर एक ऐसा शब्द है जिसको कि हम सभी लोग कहते तो हैं पर जानते नहीं हैं कि कोहबर क्या है। कोहबर उस स्थान का नाम है जहां सर्वप्रथम वर वधू एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से साक्षात्कार करते हैं, वह स्थान जो कोहबर कहलाता है। और कोहबर के बाद तमाम ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें कि दही का भरिया, कटहल का भरिया बनाने की परंपरा रही है, जिसको हम बहंगी भी कहते हैं। तो बहंगी का चित्रण, बांस का चित्रण, आम का चित्रण, सांप, बिच्छू, इन सब चीजों का चित्रण किया जाता था और इस संदेश को देते हुए कि सांप से आपको बच के रहना है, इसकी चंचलता से आप दूर रहें, बिच्छू से आपको बच के रहना है। यह बिच्छू से अगर आप नहीं बचते हैं, इस समाज में बिच्छू की तरह बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त हैं जिससे कि आपको बच के जीवन यापन करना है। अगर आप इसके पास जाएंगे तो ये आपको डंक मार देगा। उसी तरह से बांस का जो प्रयोग होता है, बांस का चित्रण होता है कि आप बांस की तरफ विकास करें, ऊंचाई को छुएं और 1 से 21 होने की जो हमारे यहाँ आशीर्वाद दी जाती है वो बांस के ही ऊपर आधारित। आम का चित्रण होता है, आम की शुद्धता और उसकी मिठास की तरह आपका जीवन रहे, इसका ध्यान रखते हुए आप जीवन यापन करेंगे। तो इस तरह से हर चीज का प्रयोग और उसमें कहीं ना कहीं इस समाज में उन तमाम पहलुओं को छूने का प्रयास किया गया जो हम सामाजिक रूप से प्रयोग में लाते हैं या उनका हम कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। उन सब चीजों को हमारे जीवन से जोड़ते हुए और उनको यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि वो हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से उनका होना जरूरी है। हम देखेंगे कि मिथिला चित्रकला में एक काम गृह की रचना की जाती है। दाम्पत्य जीवन की शुरुआत जिस घर से, जिस कमरे से होता है, उस कमरे को काम से रिलेटेड बिल्कुल सजा दिया जाता है। तमाम आसन, तमाम उसके स्वरूप उसमें चित्रित किए गए रहते हैं ताकि वर वधू के अंदर जो एक हेजिटेशन है, आपस में एक लाज है, वह उन चित्रों को देख करके खत्म हो और वो एक दूसरे का भरपूर सहयोग काम के जीवन में कर सकें। काम से रिलेटेड चित्रों का बनाने का एक अभिप्राय मात्र यही रहा है। सांसारिक जीवन को जीने का एक बहुत बड़ा पक्ष ये भी है, इसको अछूता नहीं रखा जा सकता क्योंकि हमारे समाज में इस पे बड़ा पर्दा डाला गया। लेकिन पर्दे के साथ साथ हमारे पौराणिक समय से यह चला आ रहा है, इसका भी जीवंत प्रमाण हमारे मिथिला चित्रकला में मिलता है। अब मिथिला के अंतर्गत भारत राष्ट्र का वह क्षेत्र माना जाता है जो कि आपदाओं से भरा है। वह क्षेत्र जहां हमेशा कोसी का बाढ़ का प्रकोप हर साल लगभग होता है और उसको हम कई बार कोसी को बिहार का
अभिशाप भी कहते हैं। कोसी से होने वाले नुकसान के बाद भी हमारी लोक कलाएं इतनी संरक्षित हैं, इतनी सुरक्षित हैं और इतनी उम्दा हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि तमाम चित्र बनाने के तरीके भांति भांति के हुनरबाज लोग रहे हैं, लेकिन जो मिथिला कलाकारों की बारीकियां हैं, मिथिला के जो लाइन हैं, कहा जाए रेखा प्रधान चित्रों की बहुलता है मिथिला लोक चित्रकला में। और इसमें एक बहुत ही कहा जाए कि प्रचलित एक परंपरा है। दक्षिण के घरों में रंगोली और उत्तर के घरों में चौपूर्णा बनाया जाता था। मतलब जो घर हमारे बनते थे दक्षिण की साइड जो होगा उसमें रंगोली और उत्तर के घरों में चौपूर्णा। इसका एक प्रथम उदाहरण जो है रामायण काल से हमको मिलता है। रामायण काल में देखेंगे कि पूरा रामायण से संबंधित चित्र आपको मधुबनी लोक चित्रकला में उपलब्ध मिलेगा। 10-15 वर्ष पूर्व तक यहाँ स्त्रियां रंगों का निर्माण स्वयं करती थी। जैसे मैंने बताया है कि काले रंगों का कैसे निर्माण हुआ और तमाम रंगों के बारे में हम देखते हैं, जानते हैं किस तरह से रंगों का प्रयोग प्रकृति के माध्यम से होता आ रहा है। तो हमने एक चर्चा ये भी करी कि इसमें कई तरह के जातियों का भी प्रभाव है, जिसमें कि हरिजन के घरों में भी यह कला अब तक जीवित है, जिनके बनाए प्रायः अधिकांश वस्तुओं में चित्रकला का आभास पाया जाता है। विशेष रूप से कहा जाए कि सीकी मौनी की कला, सीकी मौनी की कला जो है हरिजन के घरों में विशेष रूप से प्रचलित है। उसी तरह से बांस की कपाचियों से बनी हुई बहुत सारे खचिया, डलिया जो हमारे विदेशों में भी बड़ा प्रचलित है, बड़ा इसकी डिमांड है और ये विदेशों तक यहाँ से जाते हैं। इसमें जो है खचिया और डलिया ये सब जो बनाई जाती है, इसमें लाल पीला रंगों का प्रयोग कर ये शुभ रंग माने जाते हैं। मधुबनी चित्रकला का एक अलग पहचान वहां दिखता है। मैथिली शैली के चित्र केवल भूमि को सजाने अथवा दीवार को सुंदर बनाने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि ये सब पुराण और शास्त्रों के गूढ़ तत्वों पर आधारित है। इनकी रेखाएं, बिंदु, रंग कोई कोई विशेष तात्पर्य रखते हैं, जिनका वर्णन आगे हम कला समीक्षा के क्रम में करेंगे। रंगीन भित्ति चित्र जो खासकर कन्याओं तथा पुरुषों के विवाह के समय बनाए जाते थे, और मैंने आपको बताया होगा आगे कि किस तरह से कोहबर, काम कक्ष आदि का चित्रण किया जाता था। यहाँ इस अवसर पर स्त्रियां अनेक रंगों के चित्र चित्रित कर मिट्टी की भी कुछ चीजों को बनाती हैं, जिनमें विशेष तात्पर्य से इसकी रचना की जाती है और उनको रखने का भी एक निर्धारित स्थान होता है, जिसमें हाथी, घोड़े, कलसे आदि बनाए जाते हैं और इसको कहाँ रखना है, कहाँ इसका पूजा और परंपरा का प्रयोग होना है, यह भी एक निर्धारित स्थान और निर्धारित समय होता है। हमारे भारतीय कला में लोक कला का प्रभाव तो है ही है, और लोक कला में विशेष रूप से चर्चित लोक कला मधुबनी या मिथिला लोक चित्रकला, जो पूर्ण रूप से हमारे ग्रंथों पे, हमारे धार्मिक साहित्यों पे, हमारे धार्मिक पुस्तकों पर आधारित है और इसमें तमाम इस तरह की कहानियां इस चित्रण में देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से हम मिथिला लोक चित्रकला को यह कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से पौराणिक लोक चित्रकला है। धन्यवाद। इसी क्रम में आप सबको मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, ये थी बातचीत ओम प्रकाश गुप्ता जी से। उन्होंने बड़ी ही बारीकी से हमें बताया कि मधुबनी पेंटिंग ने किस प्रकार अपना नाम कमाया है, किस प्रकार इसका जन्म हुआ और कैसे कैसे इसके रंगों ने, की लकीरों ने पूरे जन समुदाय के बीच में अपनी छाप छोड़ी है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आती है, कला के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।